हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि पत्थर में बदली हुई दुनिया में पूरी टीम आयरन सैंड इकट्ठा करने पहुंच जाती है नदी में, क्योंकि सेंकू के दिमाग में ऐसे बहुत सारे बातें चल रहे होते हैं, जैसे रूरी को बीमारी से बचाना और गांव वालों के दिलों में बस थोड़ी सी जगह पाना। इसलिए सेंकू का साथ स्वीका क्यूट छोटी बच्ची भी देती है। वो हर घर में अपने हेलमेट में घुसकर सभी गाँव वालों पर नजर रखती है कि किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, और शाम के वक्त ये सारी बातें सेंकू को बताती है। तब सेंकू को समझ में आता है कि इन्हें अब साइंस से नहीं बल्कि खाने से अटैक करना पड़ेगा। इसलिए सेंकू उनका दिल जीतने के लिए रामेन नूडल सूप बनाने का प्लान बनाता है, और अगले दिन से सेंकू कोहाकू क्रोम खेतों से जवार बाजरा जैसे फसल काटते हैं नूडल्स बनाने के लिए। क्योंकि गेहूं नहीं है इसलिए सेंकू के पास आटा भी नहीं है, इसलिए जवार और बाजरा से काम चलाना पड़ रहा है। जवार और बाजरा को अलग करके पीसने के बाद उसमें अंडा, पानी और पोटेशियम कार्बोनेट मिलाकर नूडल्स तैयार करता है, और काफी मेहनत के बाद बना देता है स्टोन वर्ल्ड का पहला रामेन नूडल सूप, जिसकी खुशबू लाजवाब होती है। सबके मुंह से पानी टपकते हैं, और धीरे धीरे विलेजर्स का इंटरेस्ट सेंकू की तरफ बढ़ने लगता। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार पार्ट। सेंकू और उसकी टीम ने स्टोन वर्ल्ड का पहला रामेन नूडल बना लिया है, जिसमें फैंसी मसाले इंग्रेडिएंट्स तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन टेस्ट इतना जबरदस्त है कि पूरा विलेज लाइन लगाकर खाने आ जाता है। हर कोई मजे से रामेन खा रहा होता है। क्रोम सोचता है कि किन्रो और गिनरो को भी टेस्ट कराना चाहिए। किन्रो बस अपना सोने का भाला लेकर निकल जाता है, जबकि गिनरो का भी मन करता है, लेकिन किन्रो उसे मना करता है। उधर सेंकू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता कि पहले इनका दिल रामेन नूडल से जीतेंगे और फिर इनसे फर्नेंस में हवा भरवाने का काम करवाऊंगा। उसकी डेंजरस स्माइल देखकर कोहाकू भी बोल पड़ती है कि यार तुम्हारा चेहरा तो मुझे ही डर लग रहा है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन तभी जंगल से एक ऐसा मिस्टीरियस बंदा आता है जिससे पूरी गेम बदल जाती है। आधा ब्लैक और आधा व्हाइट बाल, चेहरे पर अजीब सी स्माइल, और ये है जैन आसागिरी मेंटलिस्ट मैजिशियन जो सुकासा का जासूस है। कोहाकू, किन्रो और गिनरो तुरंत उसे घेर लेते हैं। एक पल के लिए लगता है कि अभी फाइट शुरू हो जाएगी, लेकिन जैन आसागिरी सीधा मासूम बन जाता है। ड्रामा करता है कि मैं तो अकेला था, इंसान से पत्थर बनने के बाद डर लग रहा था इसलिए यहाँ पर आ गया। लेकिन कोहाकू उसकी एक बात नहीं मानती। तभी सेंकू इसे पहचान लेता है कि अरे ये तो वही मेंटलिस्ट है जो पुराने टाइम में साइकोलॉजी के बकवास किताबें लिखता था। जैन आसागिरी सच बोल देता है कि मैं सुकासा की तरफ से आया हूँ, ये कंफर्म करने के लिए कि सेंकू सच में जिंदा है या फिर मर चुका है। अब असली सवाल था, क्या जैन अपना मिशन पूरा करेगा या अपना साइड बदल देगा। रामेन खाते खाते दोनों के बीच इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। जैन मानता है कि सेंकू ने आयरन बना लिया है, मतलब गेम अब पहले जैसा नहीं रहा। वो खुलकर बोलता है मैं किसी का लॉयल नहीं हूँ, जो जीतेगा मैं उसका साइड लूंगा। सुकासा का साइड स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन सेंकू के साइन से इम्प्रेस भी हो जाता है। सेंकू इसे तेजू और यूजुरिया के बारे में पूछता है, लेकिन जैन नहीं बताता। जो भी ये रामेन खाएगा उसे काम करना पड़ेगा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वरना नहीं खाता। जैन को भी फर्नेंस पर मेहनत करने लगा देता है, और सेंकू एकदम शांति से बोलता है ठीक है अब काम करो, जब थक जाओगे तो बातें अपने आप निकलेगी। थोड़ी ही देर में जैन बुरी तरह थक जाता है, और इसी बीच इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर बनाना, लेकिन उससे पहले उन्हें मैग्नेट बनाना होगा, और उसके लिए नेचर खुद उनकी मदद करने वाली है। बिजली चमकती है, तूफान आने वाले हैं, और सभी गांव वाले घर के अंदर भागते हैं, लेकिन सेंकू के लिए यही अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कोहाकू लकड़ी के फल्ली पर चैनल बना देती है, और कॉपर को पिघलाकर वायर बनाते हैं, फिर आयरन रोड पे लपेट देते हैं। सेंकू सबको माउंटेन के टॉप पे ले जाता है। प्लान सिंपल था, बिजली की पावर यूज करके आयरन को मैग्नेट बनाना। जब सब तैयारी कर रहे होते हैं तभी वहाँ मैग्मा आ जाता है, लेकिन यहाँ जैन आसागिरी अपना असली टैलेंट दिखाता है, थोड़ी साइकोलॉजी और थोड़ा माइंड गेम दिखाता, अपना मेंटलिस्ट मैजिक दिखाता है, फुल से बिजली रोकने का ट्रिक कि हम इस बिजली को रोकने का ही काम कर रहे हैं, और बिना फाइट के उल्लू बनाकर इन्हें वापस भेज देता है। इसे देखकर सेंकू समझ जाता है कि जैन मेंटलिस्ट सिर्फ बातों का नहीं बल्कि काम का भी आदमी है। अब कहानी में एकदम जान डाल देने वाली सीन आती है। सेंकू सभी को माउंटेन के टॉप पर ले जाता और सारा क्रेडिट क्रोम को देता है कि तुम्हारे 10 साल की खोज का फल है। बिजली और भी डेंजरस हो जाती है, लेकिन टावर बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता, और तो खड़ा करना चाहते हैं लेकिन नहीं होता। तब कोहाकू बिना सोचे किन्रो का सोने का भाला छीन लेती है। बेचारा किन्रो बस देखता ही रह जाता, और तुरंत रस्सी से भाले पर आयरन रोड को बांध देती है। अब बस एक ही इंतजार था कि बिजली कब गिरती है, और अगले ही पल बम, बिजली सीधा भाले पर गिरती है। सब कुछ एक सेकंड के लिए चमक जाता है। मेरा भाला क्यों लगा दिया। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। आयरन अब पावरफुल मैग्नेट बन चुका है, और क्रोम की एक्साइटमेंट देखने लायक होती है कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। लेकिन बेचारा किन्रो का सोने का भाला जलकर खाक हो जाता है। मुझे माफ करना किन्रो, मुझे यकीन है कि सेंकू भैया तुम्हारे लिए दूसरा भाला बना देंगे। अरे किन्रो, तुम्हारा भाला नहीं दिखाई दे रहा, बकवास बंद करो। अब आती है जनरेटर बनाने की बारी। मैग्नेट मिलते ही सेंकू अगला इन्वेंशन शुरू कर देता है, एक हैंड जनरेटर बनाने का। लेकिन उससे पहले कोहाकू थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। साउथ और साउथ पोल को उल्टा पकड़ के चिपकाने लगती है, लेकिन नहीं चिपकता। उसे लगता है क्या मैग्नेट्स बनाने में नाकाम हो गए, लेकिन सेंकू एक्साइटमेंट से बोलता है कि तुम दोनों पोल्स को एक तरफ करके चिपका रही हो, इसलिए रिपल्सन हो रहा है। जब सेंकू उसे सही तरीके से लगाता है तो बस अब क्या, एक पावरफुल मैग्नेट तैयार हो जाता है, जिसे देखकर जैन भी है स्पेशल पहला इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, डुअल व्हील हैंड क्रैंक जनरेटर। लेकिन इस बार सिर्फ साइंस काफी नहीं बल्कि टीम वर्क भी चाहिए था। दो ऐसे बंदे चाहिए जो परफेक्टली
एक दूसरे से सिंक रहे और एक ही रिदम में क्रैंक घुमाने का काम करें। इसलिए किन्रो और गिनरो को मनाया जाता है जनरेटर घुमाने के लिए। शुरू में किन्रो मना करता है, लेकिन जेन आसागिरी उनको फैंसी वेपन्स का लालच देता है कि हम तुम्हें सोने और चांदी का स्पेशल भाला बना कर देंगे अगर तुम हमारी मदद करोगे तो। फाइनली दोनों मान जाते हैं। किन्रो और गिनरो दोनों पूरी ताकत लगाकर हैंडल घुमाते हैं। पसीना, थकान, लगातार मेहनत और धीरे धीरे जनरेटर करंट बनाना शुरू कर देता है। और अब बस सिर्फ एक आखिरी स्टेप बाकी था। रात का अंधेरा पूरे जंगल को ढक चुका होता है और सेंकू क्रोम की झोपड़ी पे बाम्बू फिलामेंट वाला बल्ब लगा देता है। तब सेंकू क्रोम से पूछता है कि तुम अंधेरे से डरते हो? हाँ, कौन नहीं डरता, सबको डर लगता है। सेंकू मुस्कुराता है और सबको बताता है कि पहले थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बनाया था और उस इन्वेंशन के बाद इंसानों ने अंधेरों को भी हरा दिया था और मेरी दुनिया में रात भी रोशनी से जगमगाती थी और साइंस की वजह से दिन सिर्फ 12 घंटे का नहीं बल्कि 24 घंटे का बन गया था। और अब वही हिस्ट्री हम दोबारा लिखेंगे। सबकी सांसें रुक जाती है, जनरेटर चलता है, करंट धीरे धीरे चमकने लगता है और पूरे अंधेरे में पहली बार लाइट चमकती है। 3700 साल बाद सब शॉक हो जाते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती है और जेन आसागिरी का रिएक्शन एकदम प्राइसलेस हो जाती है, आंखें भर आती है। क्रोम, कोहाकू, स्वीका सब बल्ब को ही देखते रह जाते हैं और उन्हें पहली बार साइंस का असली जादू दिखाई देता है। और शायद इसी एक रोशनी ने उनके दिल का फैसला भी बदलना शुरू कर दिया था और किंगडम ऑफ साइंस ने अंधेरे पर अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। फिर सेंकू अपना चाइल्डहुड फ्लैशबैक में जाता है जब बाकी बच्चे बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे। तब छोटा सेंकू थॉमस एडिसन की इन्वेंशंस के बारे में पढ़ रहा था। उसका सपना तभी से क्लियर हो गया था कि साइंस से दुनिया बदलनी है। फ्लैशबैक खत्म होती है, वापस से स्टोन वर्ल्ड में आते हैं। क्रोम की आंखें चमक उठती है, ये साइंस है या जादू? यहाँ सेंकू भी स्माइल देता है और बोलता है ये तो बस शुरुआत है, अब सिविलाइजेशन वापस लाने का असली गेम शुरू होगा। सब खुश होते हैं और जेन आसागिरी चुपचाप सुकात्सा का नाम लेता है और यहीं से एक नया कहानी शुरू हो जाती है। अब जेन को याद आता है जब सुकात्सा ने उसे रिवाइव किया था तो सुकात्सा सिर्फ ताकतवर और काम के लोगों को चिंता कर रहा है। उसका सपना है एक ऐसा दुनिया बनाना जहाँ सिर्फ ताकतवर लोगों का अंपायर हो, क्योंकि जेन आसागिरी और सुकात्सा पहले भी अपने स्कूल लाइफ में मिल चुके थे। और जेन को कहता है सेंकू को कभी हल्के में मत समझना, उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। जेन आसागिरी मेंटलिस्ट है तो सुकात्सा उसको सेंकू के साइकोलॉजी समझने के लिए यूज करना चाहता है। इसलिए जेन को सेंकू के पास भेज दिया था कि जाकर देखकर आओ कहीं किसी कोने में सेंकू जिंदा तो नहीं है, अगर जिंदा है तो मुझे आकर बताओ। प्रेजेंट में जेन जनरेटर चेक कर रहा होता है और सोचता है मुझे क्या करना, सुकात्सा और सेंकू के बीच में क्या चल रहा है, मैं तो सिर्फ अपना फायदा देखूंगा। तभी अचानक पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। कौन है? ओए रुक जा, कोई बचाओ मुझे। एक के बाद एक अटैक करता है और घुसा मारता है और आखिर में भाला जेन के सीने में घुसाकर भाग जाता है, जिससे जेन जमीन पर गिर पड़ता और क्रोम, कोहाकू, स्वीका सब दौड़ते हुए आते हैं। हर जगह खून दिख रहा होता है। एक पल के लिए सबको लगता है कि जेन मर गया, लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जेन ने पहले से अपनी बॉडी पर फेक ब्लड बैग छुपा रखे थे मैजिक ट्रिक के लिए, जिससे उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो सच में बुरी तरह इंजर्ड होता है। अब सवाल सिर्फ एक था कि उस पर हमला किसने किया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी स्वीका फिर से अपनी डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। मैं पता लगा कर आती हूँ कि जेन भैया को किसने मारा। शाम को स्वीका के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि मैग्मा मारा होता है, गाँव का सबसे ताकतवर, घमंडी और लालची आदमी ने। उससे लगता है कि जेन ही असली जादूगर है, जो कि सेंकू को समझकर जेन को पीट देता है, क्योंकि उसे लगता है उसके आने वाले काम में ये प्रॉब्लम करेगा। इसलिए उसने उसे मारकर रास्ता साफ करने की कोशिश की। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। कोहाकू सबको ग्रैंड बोर्ड टूर्नामेंट के बारे में बताती है। गांव का रूल है जो टूर्नामेंट जीतेगा वही गांव का अगला मुखिया बनेगा और उसकी शादी रूरी से होगी। पिछले साल मैग्मा फाइनल तक पहुंच गया था, लेकिन उसी वक्त कोहाकू ने उसकी बात सुन ली। रूरी को सिर्फ पावर के लिए यूज करना चाहता है, क्योंकि उसकी बीमारी से परेशान था और बोल रहा था उसे शादी के बाद हमेशा के लिए हटा दूंगा, ये प्लान बना रहा था। लेकिन कोहाकू इसकी बात सुनते ही खुद टूर्नामेंट में उतर गई थी और उसे उसी टूर्नामेंट में पीट पीट कर हरा दी थी। कोहाकू इस मैच को जीत गई, मतलब कोहाकू और रूरी की शादी एक साथ हो गई, कितना अजीब है। और अब 1 महीने बाद टूर्नामेंट दोबारा होने वाला है। पिछला मैच हारने के बाद मैग्मा गुस्से में है, इसलिए उसका अगला टारगेट कोहाकू भी है। अगर इस बार मैग्मा जीत गया तो रूरी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अगर मैग्मा मुखिया बन गया तो दवाई बनाने के प्रोसेस पर पाबंदी लगा देगा और सेंकू की बनाई हुई दवाई रूरी तक पहुंचने भी नहीं देगा। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर एंजॉय किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स और भी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।